नमस्कार दोस्तों, मेरा स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियोज़ में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की सिलेबस देखेंगे हिंदी माध्यम वालों के लिए। हम इस चैनल पे जो भी वीडियोज़ डालेंगे या जो भी वीडियोज़ अभी आएगी वो सारे हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखकर और बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही वो वीडियोज़ आएगी, और ख़ासकर हिंदी माध्यम वालों के लिए। तो हम चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है रियल नंबर। सबसे पहली टॉपिक जो है इसकी भूमिका है। भूमिका में हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा और रियल नंबर को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। उसी में एक कैटेगरीज है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। उससे आगे है वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार के बारे में। जैसे 10/3 लिखते हैं तो इसे हम लिखते हैं 3.333 डॉट 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 आगे तक बढ़ते जाता है। तो हम दशमलव प्रसार को कैसे निकालते हैं, उसे किस तरह से लिखते हैं, दशमलव प्रसार कितने तरह के होते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण पढ़ना है, यानी कि आप नंबर लाइन के बारे में पढ़े होंगे और जानते होंगे कि नंबर लाइन के सबसे बीच में 0 होता है, उससे दाहिने तरफ धनात्मक संख्या और उससे बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। और इसमें रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीखेंगे, जैसे √2 को इसमें कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, √3 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब चीज़ें हमें इसमें जानना है। उसके बाद है वास्तविक संख्या का संक्रियाएँ, यानी कि जोड़ घटाव जो भी ऑपरेशंस होती है नंबर के बीच में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या के लिए घातांक का नियम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में। जैसे a/b का पावर m हो तो a के पावर m बटा b के पावर m लिखते हैं। अगर a के पावर m हो है तो इसे 1/a के पावर -m लिखा जाता है। इन सब नियम के बारे में आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे और उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगला चैप्टर है हमारा बहुपद में भी भूमिकाएं पढ़नी है। भूमिका में बेसिकली सभी चैप्टर की भूमिका में हमें वही पढ़नी है कि उस किसे कहते हैं, यानी कि उसकी परिभाषा या कितने तरह के होते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है। इन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं भूमिका में। इससे आगे है एक चर वाले बहुपद। वैसा बहुपद के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल हो। जैसे कि एक समीकरण मान लीजिए x + 6 = अगर हम 12 लिखें तो यहाँ से x = 6 निकालना आसान है, ठीक है, क्योंकि 6 अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा और 12 में अगर 6 हम माइनस करेंगे तो फिर 6 आता है। तो इसमें एक ही वेरिएबल है, तो एक चर वाले बहुपद भी हमको पढ़ना है। और बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ना है। शून्यक यानी कि जिस मान के लिए वो समीकरण शून्य हो जाए या वो बहुपद शून्य हो जाए, हम उसी मान को उस बहुपद का शून्यक कहेंगे और ये देखेंगे कि कैसे निकालना है। और उसी बहुपद को शून्यक को निकालने के लिए एक प्रमेय है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुपद का गुणनखंड पढ़ना है, बीजीय सर्व समीकरण पढ़नी है। आगे का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में भी भूमिका है। उसके बाद कार्तीय पद्धति है, यानी कि प्लेन सिस्टमों को पढ़ना है, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। और उसके बाद प्लेन में एक बिंदु को आलेखित करना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बिंदु दिया गया है और उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो उस कोऑर्डिनेट को देखकर उस बिंदु को उस प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु दिया गया है P और इसका कोऑर्डिनेट है 3,2 और इसे कहेगा कि इस प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए तो सबसे पहले तो हमें एक्सिस लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। और ये कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, ये शायद आप लोग जानते भी होंगे कि x, y के फॉर्म में लिखा जाता है। ये जो पहली वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है और ये दूसरी वाली y की वैल्यू होती है। और ओरिजिन हो जाता है 0 और यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर इधर भी समान दूरी पर होता है। ग्राफ में इसी तरह से दर्शाते हैं। तो x की वैल्यू 3, तो हम 3 से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे ऐसे। उसके बाद है y की वैल्यू 2, तो y एक्सिस पर 2 के सामने एक वर्टिकल लाइन कैसे खींचेंगे और जहाँ पर ये कट करेगा यही हो जाएगा हमारा P और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,2। इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है इस निर्देशांक ज्यामिति में। और उसका अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम अभी आपको एक इक्वेशन लिखे थे कि x + 6 = 12, तो इसमें एक वेरिएबल है
तो हम इसे एक चर वाला समीकरण कहेंगे। और इसी तरह से दो वेरिएबल होगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। और इस समीकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और इस समीकरण में कैसे हम फिर वेरिएबल का मान निकालते हैं, उन सब चीज़ों को देखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे इसको देखना है। और उसके बाद हमारा जो है x अक्ष और y अक्ष, यानी x एक्सिस और y एक्सिस, जैसे ये हो गया y और ये x, तो x एक्सिस के पैरेलल रेखा जो होगी और y एक्सिस के जो पैरेलल रेखा यानी समांतर रेखा होगी, उसका समीकरण क्या होता है, वो चीज़ भी हमें इसमें पढ़ना है। और इससे आगे है यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय, इसमें भी हमें भूमिका पढ़ना है, यूक्लिड की परिभाषा पढ़ना है। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, और वो जो गणित के बारे में अपना रूल नियम दिया है उसी के बारे में पढ़नी है, उसकी अभिकृत और अवधारणाएं पढ़नी है, उसकी 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण पढ़ना है, और उसके बाद इसमें सारांश है। रेखा और कोण अगला चैप्टर है हमारा, और इसमें रेखा और कोण में भी भूमिका पढ़नी। भूमिका में फिर से वही होगी परिभाषा, और उसके कितने प्रकार हैं और उस प्रकार की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रतिच्छेदी रेखा, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तब उसके क्या क्या गुण होते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रतिच्छेदी रेखाएं और कोण का युग्म भी पढ़ना है। और उसके बाद समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, जैसे मान लीजिए कि ये दो समांतर रेखा मान लेते हैं कि L और दूसरा है M, तो इसे एक रेखा मान लीजिए कोई P प्रतिच्छेद करती है, तब इनमें बहुत सारे एंगल बनते हैं। इस एंगल में क्या रिलेशन है, इस दोनों एंगल में क्या रिलेशन होते हैं, इस एंगल का इससे क्या रिलेशन है, इस भीतर वाले का भीतर वाले से क्या रिलेशन है, हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा वाले टॉपिक में। और एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, ठीक है, और त्रिभुज के कोण योग के गुण भी पढ़ेंगे, यानी त्रिभुज में जो 3 कोण होते हैं इसके योगफल के बारे में पढ़ेंगे। उससे अगला चैप्टर है हमारा त्रिभुज, और त्रिभुज में फिर हमें भूमिकाएं पढ़नी है, यानी कि उसकी परिभाषा और उसका प्रकार, और त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़नी है। जैसे कि एक त्रिभुज मान लीजिए ये है ABC और ये है DEF, तो हम किस कंडीशन में कहेंगे कि त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के बारे में। इसके अलग अलग कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम उसी कसौटी पे देखते हैं कि कब सर्वांगसम है और कब नहीं। ये सर्वांगसमता के लिए क्या कसौटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रूफ करेंगे हर एक थ्योरम को, हर एक कसौटी को, कि ये ऐसा सही में होता है। और एक त्रिभुज का गुण पढ़ना है, त्रिभुज की सर्वांगसमता के लिए कुछ और कसौटियाँ, और उसके बाद त्रिभुज की और समीकरण पढ़नी है। उसके बाद फिर सारांश। चतुर्भुज में भी हमें भूमिका पढ़ना है, और चतुर्भुज के कोण के योग। चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, इसके सामने वाले कोण से क्या रिलेशन है, बगल वाले कोण से क्या रिलेशन है, इसके योग कितने होते हैं, वैसे आप लोग जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज के प्रकार पढ़ना है, और समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज के समांतर होने के लिए क्या प्रतिबद्धता है, क्या कंडीशन है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है मध्य बिंदु पढ़ना है, और उसके बाद फिर इसमें भी सारांश पढ़ना है। इससे आगे में है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। इसमें भी हमें भूमिका पढ़ना है, और इसमें पढ़ना है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच की आकृतियाँ। जैसे मान लीजिए कि ये 2 समांतर रेखा है, ठीक है, और हम इसे मान लीजिए कि A है, B है, और ये C है और D है, दोनों पैरेलल है। और अगर AB को आधार मानकर ही एक त्रिभुज बना दिया जाए, 2 त्रिभुज बना दिया जाए, ठीक है, यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC, ठीक है। ऐसे मैं दूसरी कलर से करता हूँ समझने के लिए। एक हो गया ये और एक हो गया ये, ठीक है। इस दोनों त्रिभुज में देखिए तो AB जो है कॉमन है, एक ही आधार है, और दोनों ही त्रिभुज जो है दोनों पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। तो जब इस कंडीशन में कोई भी आकृति बनी, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो,
तब उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव मतलब असर पड़ता है, और कैसे बदलती है सारी चीज़ें या कैसे होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली इसमें तो यही पढ़ना है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज के बारे में, और उसके बाद समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के बारे में, दोनों चीज़ें पढ़नी है। और अगला टॉपिक है हमारा वृत्त। वृत्त में भी भूमिकाएं पढ़नी है, और वृत्त से संबंधित बहुत सारे पद के बारे में जानना है, जैसे कि रेडियस है यानी त्रिज्या, उसके बाद हमारा डायमीटर व्यास है, उसके बाद परिधि है, ठीक है, और इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चाप है, चाप कर्ण यानी कि जीवा है, और चाप के प्रकार हैं, और जीवा जब केंद्र पर कोण बनाती है तो वो सब क्या होता है, हम सब उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, अगर कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है यानी एक रेखा पर आधारित नहीं है, तो इस तीनों बिंदु से होकर केवल एक ही वृत्त गुजर सकती है, ठीक है, और हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इस चीज़ को हम वहाँ पर साबित करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, यानी कि जब किसी भी चतुर्भुज का चारों कोण किसी वृत्त पर स्थित हो तो हम उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जीवा और उसकी कोण के किसी भी वृत्त में जो जीवा है उसकी केंद्र से उसकी दूरी, ये इसके बारे में क्या गुण है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, ये उसके बाद है चक्रीय चतुर्भुज, और फिर सारांश। उसके बाद है रचना। रचना में भी भूमिकाएं पढ़नी है और आधारभूत रचनाएं, जैसे कि उसमें आपको कंडीशन दिया रहेगा कि एक त्रिभुज ड्रॉ कीजिए जिसका आधार कितना लंबा हो, उसका एक कोण इतना बड़ा हो, और उन सब कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें उस चित्र को ड्रॉ करनी है। त्रिभुज की कुछ रचनाएं, बेसिकली इसमें त्रिभुज ही हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं। अगला हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें भी हमें भूमिका पढ़नी है। घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, और एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन पढ़ना है, बेलन का आयतन पढ़ना है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन पढ़ना है। बेसिकली इसमें 3 फिगर है, जिसमें पहला है, देखिए, एक है सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया सिलेंडर, और एक हो गया हमारा कोण, और एक हो गया हमारा गोला, ठीक है, और इन तीनों के बारे में, ठीक है, और ये हमारा अर्धगोला, ठीक है, और ये जो क्या हो गया बेलन, और ये हो गया शंकु, और ये हो गया गोला। इन तीनों ही आकृति की क्षेत्रफल और इसके आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है। उसके बाद टॉपिक है हमारा सांख्यिकी। सांख्यिकी में भी भूमिका पढ़ना है और आंकड़ों का संग्रह पढ़ना है, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ना है, ठीक है। और इसमें मेन खेल डाटा का ही है, डाटा को कैसे लिखना है, डाटा को कैसे कैलकुलेट करना है। ढेर सारा अगर डाटा हो तो हम किस तरह से उसे समूह में बांटते हैं, और फिर हमें जो चाहिए निकलते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक, वो सब इसी में पढ़ना है। आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, और उसका आलेखीय निरूपण पढ़ेंगे, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम ग्राफ बना के कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में है। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़नी है और उसके बाद इसमें भी सारांश है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है प्रायिकता। प्रायिकता में भी भूमिका पढ़नी है, और प्रायिकता और एक प्रायोगिक दृष्टिकोण। प्रायिकता दरअसल ये कि चांस कह सकते हैं इसे, ये चांस दर्शाता है, और इसी चांस को यह नंबर में दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोगों को जो मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है कि अगर एक सिक्के को उछाला जाए तो कितना चांस बनता है कि हेड आए, और कितना बनता है टेल आए। तो 1/2 चांस बनता है कि हेड आएगा, 1/2 बनता है कि टेल आएगा, ठीक है। उसके बाद नियत घटना की जो घटना फिक्स होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है। बेसिकली हमें इसमें इतना ही पढ़ना है। तब तक के इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले दिन से आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारे वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। और मेरा स्टडी का फेसबुक पेज आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्त के साथ आप इसे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।